हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री मैथ्स पर एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने एटम के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर काफी डिस्कशन किया है और हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखा है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन साई पर थोड़ी बातें करी। हमने तुमको 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल्स के लिए साई के वैल्यूज भी लिख करके दिखाए। हालांकि दिखाने में जो है हंसते हंसते हम भी खुद पागल हो गए थे। मतलब कुछ भी कभी भी किधर से भी टपक पड़ता था। हम लोगों ने वेव फंक्शन साई को देखा। 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल के लिए साई का वैल्यू कैसे लिखा जाता है तुम्हें दिखाने और समझाने की तो नहीं, दिखाने की थोड़ी कोशिश करी। और एक जगह पर हम लोगों ने साई स्क्वायर के बारे में भी डिस्कशन किया था। साई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू probability of finding the electrons in a given space around the nucleus। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम केवल बोल करके निकल जाएंगे तो फिर कुछ तुम्हारे पास रुकेगा नहीं। इसीलिए बोलने के साथ साथ कुछ जरूरी चीजों को देखो लिख भी देना पड़ रहा है। तो स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, घबराना नहीं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड कोई स्पेस चुन ले तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी? साई स्क्वायर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो साई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कहना ज्यादा बेटर है। तो कुल मिलाकर के इसका रिलेशनशिप इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी से है और ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। ध्यान देना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, जस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ इसका रिलेशनशिप है। अभी इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, तो चेंज करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी तक पहुंच जाएगा। अभी है कि इसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ इसमें गुणा भाग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जिससे हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी तक पहुंचा देंगे। तो वेव फंक्शन एक दो एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं। वेव फंक्शन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी से इसका काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब हम बात करें कि यदि हमको इलेक्ट्रॉन पाने की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान देना, यहां पर जैसे हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं, या बेटर हो मास डेंसिटी कहते हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी मतलब वही इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, इसे हम लोग यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नाम देते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नाम देते हैं। तो अगर मेरे को मास निकालना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डालेंगे। इसी तरह से अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी मतलब डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। किसी अंट संट चीज के प्रोबेबिलिटी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम। और ये जो ऊपर साई स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, यही है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वो हम सीधे यहां भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा समझते हो ना, थोड़ा बात को हाइप वगैरह बना करके कहो तो उसका मजा कुछ और है। तो सबसे पहले थोड़ा हमने ये रिलेशन बनाया
कि मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डेंसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा। तो अब इसकी मदद से इसको याद रखने में थोड़ा तुम्हें आसानी रहेगी कि प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो एक इक्वेशन जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। अब सिर्फ एक ही चीज छोटी सी याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो साई स्क्वायर को हम कहेंगे। तो साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे को प्रोबेबिलिटी का पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और हम कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं चुनते हैं, हम लोग छोटे छोटे वॉल्यूम्स में काम करते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक एटम है, एक ऐसा बड़ा सा एटम है, सेंटर पर उसका न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के चारों ओर हम एक छोटा सा जगह चुनते हैं। वो छोटा सा जगह कैसे चुनेंगे? मान लो ये एटम की बाउंड्री है या कोई जगह, हम इसी के पास में छोटा सा जगह चुनना चाहते हैं, तो वो छोटा सा जगह कैसे चुनेंगे? एक छोटा सा सेल चुनेंगे। ये यहां से ऐसे हम इसी के पैरेलल जो है एक दूसरा सरफेस बना ले। तो ध्यान देना, ये सर्किल नहीं है, ये जो स्फीयर है, बॉल, फुटबॉल कुछ वैसा। तो एक ये बाहर वाला बॉल हो गया और एक अंदर वाला बॉल हो गया, दोनों में बहुत थोड़ा सा, बहुत ही छोटा सा अंतर है। कह दो कि ये जो अंतर यहां से यहां तक का है उसको हम डी आर, बेहद छोटा सा अंतर कह रहे हैं। और ये जो दूरी है, इस दूरी को हम कह देते हैं ये आर है। तो जो बाहर वाला बॉल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा? आर प्लस डी आर हो जाएगा। अंदर वाले बॉल का रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा। बाहर वाले बॉल का कुछ वॉल्यूम है, अंदर वाले बॉल का कुछ वॉल्यूम है। बाहर वाले बॉल के वॉल्यूम में से अंदर वाले बॉल के वॉल्यूम को माइनस कर दे तो ये बीच में जो खाली जगह तुम देख रहे हो या बीच का जो स्पेस देख रहे हो, ये पूरे स्पेस का वॉल्यूम चारों तरफ निकाला जा सकता है। तो हम ये बहुत छोटा से छोटा पॉसिबल वॉल्यूम लेते हैं। डी आर लिखने का मतलब ये बेहद छोटा। तो अगर इस छोटे वाले वॉल्यूम को हम कहते हैं डीवी, छोटा वाला वॉल्यूम मतलब ये जो बीच में ये वॉल्यूम हमने चुना है, दोनों बॉल्स के बीच का वॉल्यूम, तो डीवी कितना हो जाएगा? बाहर वाले बॉल का वॉल्यूम ले लिया जाए। बॉल का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? 4/3 पाई आर क्यूब कर देते हो। तुम लोग आर प्लस डी आर का होल क्यूब करते चलेगा, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस आर प्लस डी आर के बराबर है, माइनस अंदर वाले का रेडियस सीधा सीधा आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसको एक्सपांड करेंगे, फॉर्मूला अपने पास होता है, हम लोग 9th-10th में भी कभी कभी इसको पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो इस फॉर्मूले पर अगर हम इस चीज को एक्सपैंड कर दें तो आर क्यूब, ए क्यूब की आर क्यूब प्लस ये डी आर का क्यूब करेंगे हम, प्लस 3r इंटू डी आर का स्क्वायर प्लस 3r² डी आर। ठीक, इसी पैटर्न पर हमने लिख दिया है 3a² b प्लस 3ab²। ये तो बेहद सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। 4/3 पाई से मल्टीप्लाई करना है, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट। 4/3 पाई माइनस इधर 4/3 पाई आर क्यूब जो बचा है वो भी लिख दे हम, इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर डाले तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 पाई से मल्टीप्लाई कर दो भाई 4/3 पाई डी आर क्यूब प्लस 4/3, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 4/3 पाई, सॉरी ये 3 कट जाएगा, 4 पाई आर इंटू डी आर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। फिर लास्ट में ये वाला भी लिख दो जरा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो काफी अच्छा खासा हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया। देखो ये दोनों गए कट, अब बचे 1 2 3, इसमें है डी आर का क्यूब,
देखो डी आर क्या है, इट्स वेरी 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 वेरी, तुम जितना वेरी कह दो सब कम है, स्मॉल, इसीलिए हम दो ही वेरी बोल करके रुक जाते हैं। तो जो डी आर स्क्वायर होगा वो और भी ज्यादा स्मॉल होगा, जो डी आर क्यूब होगा वो और भी ज्यादा, दो चार वैल्यू हम ऐसे लिख देते हैं ताकि तुमको थोड़ा, तो यहां देखो डी आर का क्यूब है, इस चीज को समझ रहे हो ना, बेहद छोटा रहेगा तो स्क्वायर और छोटा और क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, तो ये बेहद छोटा हुआ, ये भी इसी तरह से बेहद छोटा हुआ, तो इन दोनों को हम इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो इतना पार्ट इग्नोर करो, इतना छोटा है, इसको साथ में ले चलने का कोई मतलब नहीं है। अब बचा केवल ये वाला पाई आर स्क्वायर डी आर, तो हमारा जो डी वी का वैल्यू है वो इतना हिस्सा काम का बचा है, तो डी वी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक, इस चीज को थोड़ा माइंड में रखेंगे हम, इसका इस्तेमाल भी थोड़ी देर में करते हैं। तो जब भी हम लोग चेक करते हैं ऐसे छोटे छोटे पतले पतले सेल्स में चेक करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसी तरह से फिर उसके अंदर आएंगे, उसके अंदर फिर ऐसे ही छोटा सा एक दूसरा सेल बना लेंगे, फिर उसके भी नीचे एक दूसरा छोटा सा पतला सा जगह चुन लेंगे, फिर उसके नीचे पतला सा ऐसा ही जगह चुन लेंगे, तो ऐसे करते करते उधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, ऐसे छोटे 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 जगहों में हम लोग चेक करते रहते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी कम है। और चेक करने का मेथड क्या है, यही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगा उसी से पता चलेगा, तो साई स्क्वायर के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है, छोटी वाली प्रोबेबिलिटी, मतलब हम केवल इस एरिया में अगर बात करें तो छोटी वाली प्रोबेबिलिटी डीपी इज इक्वल टू साई स्क्वायर डीवी, या फिर डीपी, डी मतलब छोटा सा, साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और इस चीज को हम लोग ग्राफिकली जो है प्लॉट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन चीजों को, एक तो साई को, वेव फंक्शन जो साई है वो, दूसरा जो साई स्क्वायर है वो, और तीसरा जो साई स्क्वायर डीवी है, या फिर साई स्क्वायर डीवी की जगह हम लिख दे तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर भी लिख सकते हैं। इसको और इसको हम लोग चेक करेंगे कि जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस से धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनके वैल्यूज पर क्या फर्क पड़ता है, वैसे वैसे इनके वैल्यूज पर क्या फर्क पड़ता है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे पास अगर एक इक्वेशन लिखा हो तो इक्वेशन की मदद से ग्राफ हम धीरे धीरे प्लॉट कर ही सकते हैं, लेकिन वेव फंक्शन का इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इससे जो हम लोगों को ग्राफ प्लॉट्स करने होते हैं वो हम लोग मेनली कंप्यूटर की मदद से करते हैं, कंप्यूटर में सारा प्रोग्राम करके डाल देते हैं और कंप्यूटर जो है बाकी काम, क्योंकि बहुत हैवी कैलकुलेशन है, पेन कॉपी लेकर के बैठोगे तो हफ्तों कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, और कंप्यूटर अपनी स्पीड से फटाफट कैलकुलेशन करके घंटे भर में भी रिजल्ट ला दे। तो इस तरह के सारे प्लॉट्स जो है, सारे ग्राफ वगैरह हम लोग आर के साथ ना, वर्सेस आर रेडियस के साथ, कि अगर एक एक्सिस पर हम कह दे यहां बिल्कुल जीरो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के पास हो, फिर न्यूक्लियस से धीरे 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 तुम दूर जा रहे हो, जब तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो साई पर क्या फर्क पड़ेगा, साई स्क्वायर पर क्या फर्क पड़ेगा, साई स्क्वायर डीवी बोले तो प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और ये सीधा प्रोबेबिलिटी का काम कर रहा है। तो वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तीनों पर दूरी के साथ साथ क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे हम लोग अगर 1s ऑर्बिटल के लिए पहले, तो सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन से बातों को समझेंगे, फिर थोड़ा धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करेंगे। तो अगर हम 1s ऑर्बिटल के लिए साई का वैल्यू खींचे, दूरी के साथ साई का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए वैल्यू जो है कुछ तुमको इस तरह की दिखाई पड़ेगी। यहां पर न्यूक्लियस के पास इसका वैल्यू मैक्सिमम है, न्यूक्लियस के पास वेव फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है। फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैल्यू कम होते 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 नियरली जो है फिर इस लाइन के पैरेलल होकर के चलता चला जाएगा, अप टू इनफाइनाइट चलता ही चला जाएगा, फिर ये खत्म नहीं होना है, फिर ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता रहेगा, बहुत छोटा सा वैल्यू हो जाएगा लेकिन चलता ही रहेगा।
तो ये हो गया साई। अगर हम साई का स्क्वायर कर दें, जैसे 4 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जैसे अगर यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दोगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो सभी पॉइंट्स थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे। तो इसी के ऊपर अगर हम साई स्क्वायर को प्लॉट कर दें तो तुम देखोगे साई स्क्वायर भी कुछ कुछ इसी के जैसा देखने को मिलेगा, और वो ऐसा होगा, वो भी इसी तरह से लास्ट में जाकर के इसके पैरेलल चलता चलता चला जाएगा। ये हो गया साई स्क्वायर के लिए प्लॉट। साई के लिए प्लॉट कर लिया, साई स्क्वायर के लिए, दोनों के एक ही पर प्लॉट कर लिया। दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, शेप एक ही जैसा है। न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम, और फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैल्यू घटता जा रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है, तो क्या न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आसानी से रह सकता है? तो आंसर है नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पर रहना पसंद करता है, बिल्कुल न्यूक्लियस में घुस नहीं जाएगा, न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पर रहता है। कुछ सर्टेन दूरी है वहां पर इलेक्ट्रॉन को रहना ज्यादा पसंद है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये तीसरा वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे, साई स्क्वायर डीवी। तो ध्यान देना, साई स्क्वायर का वैल्यू यहां पर बहुत ज्यादा है, बहुत ऊंचा वैल्यू है, लेकिन डीवी यहां पर बहुत छोटा होगा, क्योंकि क्या है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। आर क्या है, दूरी। किससे दूरी, न्यूक्लियस से दूरी। तो जब न्यूक्लियस से दूरी 0 हो जाएगी, तो न्यूक्लियस के पास में जब तुम रहोगे दूरी 0 हो जाएगा, तो ये सेक्शन 0 हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो है, जैसे आर का वैल्यू 0 होगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसका वैल्यू न्यूक्लियस के पास 0 रहेगा। ये ऐसे यहां 0 से स्टार्ट होगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आर का वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, इस तरह से ये ऊपर जाएगा। और फिर जब तुम आगे बढ़ोगे तो ये सेक्शन तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ये तो घट रहा है ना, देख रहे हो ना, साई स्क्वायर का वैल्यू धीरे धीरे नीचे नीचे गिरता जा रहा है। तो अभी तक क्या हो रहा था, मतलब शुरू में क्या हो रहा था, ये तेजी से बढ़ता चला गया। जब ये बढ़ता चला गया तो इसके साथ ये भी बढ़ता चला जा रहा है। फिर बाद वाले रीजन में क्या होगा, ये वाला पोर्शन साई स्क्वायर घटता जा रहा है, इसीलिए अब इसको भी नीचे आना पड़ेगा। ये भी ऐसे घटता हुआ जाएगा जाएगा जाएगा, जाते जाते ये भी जाकर के लास्ट में इस एक्सिस के नियरली पैरेलल हो जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा। मतलब बहुत दूर तक इलेक्ट्रॉन पाने की थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी रहेगी। न्यूक्लियस से बहुत दूर भी चले जाओ, 1 किलोमीटर दूर भी चले जाओ, मे बी यहाँ धरती से तुम मून पर चले जाओ, तो वहां भी हम इनकार नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन वहां से भी जाकर के होकर के चला आएगा। सब मेरा नहीं, क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस का कहना है, ठीक। क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस, उन कैलकुलेशंस में ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जिनको बिलीव करना जो है साधारण लाइफ में हम लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा। जैसे क्या एक इंसान एक साथ 2 जगहों पर रह सकता है, तुम कहोगे नहीं, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक साथ 2 जगहों पर भी रह सकता है। ये कैसे हो सकता है, बट क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन इसको प्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंटली में भी हम लोग अभी तक ना प्रूव कर पाए हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक साथ कई जगहों पर रह सकता है, वहां भी है और यहां भी है। अब सोचो कौन वाला असली इलेक्ट्रॉन है, दोनों असली इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक ही है फिर भी 2 जगह पर हो सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो दुनिया है वो बहुत ही दूसरे तरह की दुनिया है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसको ये वाला कर्व क्या दिखा रहा है, साई स्क्वायर डीवी का कर्व है, या फिर साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का कर्व है। तो वेव फंक्शन धीरे 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 छोटा होता गया। वेव फंक्शन का स्क्वायर बोले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो भी धीरे 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 छोटा होता गया। और प्रोबेबिलिटी की बात करें, न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी 0 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आगे जाओगे प्रोबेबिलिटी बढ़ते 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 मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा। और अगर हम हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो ये जो दूरी है, यहां पर पढ़ोगे ना कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर तुम यहां से यहां पर आ गए, तो ये जो दूरी है 53 पिकोमीटर, याद है ये 53 पिकोमीटर। हम लोगों ने बोर मॉडल में हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस चुना था। तो जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉनों की, प्रोबेबिलिटी नॉट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो 53 पिकोमीटर पर ही है। तो अब तुम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो
कि बोर ने क्या खोजा रहा होगा। बोर ने जो खोजा था, बोर ने जो पता लगाया था, बोर को यह पता चला था कि 53 पिकोमीटर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, और बोर ने इसको समझ क्या लिया था कि इलेक्ट्रॉन यही 53 पिकोमीटर पर चक्कर लगा रहा है। बोर ने जो समझा कि इलेक्ट्रॉन 53 पिकोमीटर पर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जबकि क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन क्या कहते हैं, 53 पिकोमीटर जो है ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहता है, बाकी जगहों पर कम रहता है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा रहता है। तो ये ग्रीन वाला कर्व है, कैमरे में भी पता नहीं ग्रीन दिख रहा है कि नहीं, लग तो रहा है कि ग्रीन दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला कर्व है हम लोग कहते हैं रेडियल। रेडियल क्यों? क्योंकि हम रेडियस के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं ना। हमारा ऐसा हमने कहा ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके साथ रेडियली हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पूरा ये देख रहे हैं, पूरा ये देख रहे हैं कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाने का चांस इधर किधर है। तो हम रेडियली आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक, ये 1s ऑर्बिटल के लिए हुआ। तो इन दोनों से मतलब नहीं, जब बोल रहे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो हम केवल ग्रीन वाले की बात कर रहे हैं। हम तीनों को अलग अलग भी प्लॉट कर सकते हैं। तुम इसको हटा दो, चलो भाई तुम बीच में से हट जाओ। लो, कौन हट गया यार? हमने हटाया, किसको हट गया? कौन? इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। तो अब साफ साफ ये जो कर्व हो गया वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया। या फिर तुम केवल दूसरा वाला रखना चाहो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व चल रहा है। सबको वापस बुलाओ, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने बनाया था। इसी वे में बाकी दोनों को इग्नोर करो तो तुम तीसरे वाले कर्व को भी देख सकते हो। तो 3 ग्राफ्स जो है एक ही सिंगल डायग्राम में हमने निपटा दी। तीनों को तुम अलग अलग भी बना सकते हो। तो एक डायग्राम बनाओगे तो उसमें क्या है, इधर आर के साथ साई का प्लॉट करोगे, साई को प्लॉट करोगे। दूसरे डायग्राम में आर के साथ साई स्क्वायर को प्लॉट करोगे। साई तुम्हारा ऐसे जा रहा है, साई स्क्वायर भी वैसे ही जा रहा है, बस थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ गई है, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और फिर उसके बाद तीसरे में साई स्क्वायर डीवी शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको आर के साथ प्लॉट कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ये जीरो नहीं होगा ना, बहुत दूर तक ऐसे सीधे चलता चला जाएगा, लेकिन इस टाइम को कहीं टच नहीं करेगा। इसी के साथ साथ धीरे धीरे चलता रहेगा। मून पर भी चले जाओ तो इलेक्ट्रॉन पाने का चांस थोड़ा सा बना रहेगा, जीरो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। और ये 53 पिकोमीटर पर हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉप पर है। अब अगर हम यही सब कुछ 2s के लिए प्लॉट करें एक बार, 2s के लिए, तो 2s में तुम देखोगे जो साई का प्लॉट है वो कुछ ऐसा मैक्सिमम पॉइंट से शुरू होगा, जाते जाते नीचे निगेटिव जोन में भी चला जाएगा। निगेटिव जोन में जाने के बाद फिर से ऊपर चढ़ेगा और यहां इसके साथ साथ ऐसे चलता रहेगा। जब तुम साई का स्क्वायर करोगे, ये इस एक्सिस पर वही न्यूक्लियस से दूरी r, जब तुम साई का स्क्वायर करोगे, ठीक, हम इस ग्राफ को थोड़ा और नीचे से बनाते हैं, क्योंकि पहले जब इतना ऊपर हम चढ़ा देंगे ना, कुछ ऐसे बना देते हैं। जब स्क्वायर करोगे तो जैसे यहां पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अब यहां पर स्क्वायर कर दोगे तो ग्राफ पहले तो ऊपर से शुरू होगा। फिर इसमें जो निगेटिव हिस्सा है, जैसे मान लो यहां पर जो है -3 है, तो -3 का जरा स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाता है? +9 हो जाता है। तो जो जो चीजें माइनस में चल रही उधर जाकर के प्लस में हो जाएंगी। अब तो स्क्वायर करने के बाद कुछ भी निगेटिव साइड में नहीं जाएगा, सब पॉजिटिव साइड में रहेगा। तो अब ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, और यहां पर तो इसका वैल्यू 0 है, तो ऊपर से स्टार्ट होगा, आकर के 0 को पहले मिलेगा कहीं ना कहीं। जब 0 है तो 0 का स्क्वायर भी तो 0 होगा ना, तो इसका स्क्वायर यहां पर 0 ही है। फिर ये जो नीचे से हिस्सा ऐसे जा रहा है, फिर यहां से ये ऐसे जंप करके ऐसे ऊपर कूदेगा, और फिर ये ऐसे चलता चलता चला जाएगा। ये हो गया 2s के लिए वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन का स्क्वायर, या फिर कह सकते हो प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी।
और जब हम साई स्क्वायर डीवी को प्लॉट करेंगे आर के साथ, तो जैसे पिछली बार हमने कहा था कि न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, फिर आगे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो वही चीज यहां पर भी देखने को मिलेगा। और यहां पर प्रोबेबिलिटी 0 है, आगे गए तो प्रोबेबिलिटी बढ़ी, फिर एक बार 0 हो गई, फिर एक बार बढ़ी, और अब कभी 0 नहीं होगी। अब इसी के साथ जो है धीरे 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 तुम जहां तक ले जाओ, यूनिवर्स के बिल्कुल दूसरे छोर तक भी ले जाओगे तो ये जाएगा। इस वे में जो है 2s, ठीक, हाइड्रोजन के लिए कह दो, तो 2s का ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का कर्व है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, अब ये दूरी कुछ होगी, ठीक है ना, हमको याद नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती इन सब चीजों को याद रखने की। न्यूक्लियस से कुछ दूरी होगी कि चलो इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसके बाद एक और दूरी मिल रही है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, और बीच बीच में प्रोबेबिलिटी कम, और एक जगह जो है प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। तो याद है हम लोगों ने पिछले या पिछले किसी क्लास में पढ़ा था कि जो 1s ऑर्बिटल होता है उसमें सभी जगहों पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन जो 2s ऑर्बिटल होता है वो बड़ा होता है, उसमें बीच में एक ऐसा भी जोन होता है, बीच में एक ऐसा भी हिस्सा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है मेरे को। बीच में ये जो हिस्सा है 1s में तो सब जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा, थोड़ा बहुत सब जगह मिलेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, बस न्यूक्लियस पर नहीं मिलेगा। यहां से आगे बढ़ेगी सब जगह इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत मिलेगा, बाउंड्री के पास काफी ज्यादा मिलेगा। और 2s में क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर इधर मिलेगा, इधर इधर मिलेगा, इस वाले जोन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और हमने इसको रेडियल नोड कहा, याद है ना। तो वो रेडियल नोड ग्राफ में यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन मिला 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 मिलते मिलते एक ऐसा जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन अब नहीं मिलेगा, फिर आगे से मिलना शुरू हो जाएगा, फिर अब आगे जाकर के धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसी तरह से जब तुम 2s के बाद 3s प्लॉट करोगे, ये तो 2s का प्लॉट बनाया ना, 3s के लिए प्लॉटिंग करोगे तो 3s में क्या होता है, एक नोड और बढ़ जाता है, इसमें 0 नोड, इसमें 1 नोड, 3s में 2 नोड्स हो जाते हैं। तो 3s के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, यदि एक तरफ r ले ले और एक तरफ साई स्क्वायर dv ले ले, तो न्यूक्लियस पर तो प्रोबेबिलिटी 0 है, फिर थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ी, फिर 0 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, और फिर अब जो है 0 नहीं होगी, अब तुम इसको जहां तक ले जाओ नियरली जो है इसके पैरेलल चलता रहेगा। तो 3 जगहों पर, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। इनका न्यूक्लियस से कुछ फिक्स्ड दूरी होती होगी, राइट। अब उन दूरियों के बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है कहां कहां पर होगा, बस मेरे को ये आइडिया रखना है कि यहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, और यहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब 2 जगहों पर तुम्हें नोड्स मिलेंगे। तो जब तुम 1s के लिए प्लॉट करोगे, लो पेज खत्म हो गया, पेज हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जब तुम 1s के लिए प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ प्लॉट करोगे तो 1s के लिए कैसा आएगा, हम 1s के लिए कैसा आया, ऐसा आया। 2s के लिए कैसा आया, एक छोटी प्रोबेबिलिटी एक बड़ी प्रोबेबिलिटी। 3s के लिए कैसा आया, एक छोटी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बड़ी प्रोबेबिलिटी, एक और बड़ी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से 4s के लिए कैसा आएगा, अब तुम आगे बढ़ते चले जाओ, और क्या, एक छोटी प्रोबेबिलिटी एक बड़ी प्रोबेबिलिटी, एक और बड़ी प्रोबेबिलिटी, एक और भी बड़ी प्रोबेबिलिटी, और इस तरह से, मतलब ये 4s के लिए ग्राफ ऐसा आएगा। तो 1s 2s 3s एंड 4s, ठीक। p ऑर्बिटल्स की अगर हम लोग बात करें, p में कैसा सिचुएशन होगा, तो p में अगर तुम रेडियल नोड्स को कनेक्ट कर पा रहे, तो हम जानते हैं 2p में कोई रेडियल नोड नहीं होता है। तो 2p होता है, शेप चाहे उसका जैसा भी हो, लेकिन कोई रेडियल नोड नहीं होता है। 3p में एक रेडियल नोड होता है, 4p में 2 रेडियल नोड्स होंगे, 5p में 3 रेडियल नोड्स होंगे। तो जब 2p में रेडियल नोड नहीं होता तो 2p का कर्व भी तो ऐसा ही आएगा ना। तो 2p वैसा ही आएगा जैसा 1s का आ रहा है, क्योंकि उसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता, बस ये दूरी बदल जाएगी। जैसे ये दूरी 53 पिकोमीटर थी, तो इसके लिए दूरी 53 पिकोमीटर नहीं होगी, कुछ और होगी। ग्राफ का ढलान वगैरह भी हो सकता है, इतना ढलान ना हो, ढलान थोड़ा कम हो या ढलान थोड़ा ज्यादा हो, अलग बात है, लेकिन बेसिक शेप जो है ग्राफ का ऐसा ही रहेगा। तो 2p के लिए बनाओगे तो ग्राफ जो है कुछ
ध्यान देना, इस एक्सिस पर क्या रख रहे हैं, प्रत्येक जगह पर, इस पेज पर प्रत्येक जगह पर हम लोग इस एक्सिस पर साई स्क्वायर dv रख रहे हैं और इस एक्सिस पर r रख रहे हैं। सब में यही कॉमन है ना, सब में यही कॉमन है। तो इसी के जैसा ग्राफ आएगा, मे भी थोड़ा ढलान वगैरह जो है बदल जाए, ऊंचाई वगैरह बदल जाए, लेकिन जो बेसिक शेप रहेगा इसी के जैसा आएगा कि किसी एक जगह पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। वो जगह न्यूक्लियस से कितनी दूर होगा वो कैलकुलेशन वगैरह करके क्वांटम मैकेनिकल टाइप का हम लोग जान सकते हैं, बट नो नीड, कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट समझना है, कोई कैलकुलेशंस नहीं करने हैं इस पर। 3p के लिए करोगे तो या क्या हम लोग जानते हैं 3p में एक रेडियल नोड आता है, तो ग्राफ जो इस तरह का बनेगा, ये 3p के लिए बनेगा। तो आई होप कि अब तुम समझ गए। 4p आएगा तो क्या करोगे, 5p आएगा तो क्या करोगे, इसी तरह से d के लिए भी, जब कोई d में रेडियल नोड नहीं होगा, 3d में कोई रेडियल नोड नहीं होता है, तो 3d के लिए भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ग्राफ का स्लोप थोड़ा बदल जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहीं दूसरी जगह पर आएगा, लेकिन जो बेसिक शेप है ग्राफ का वो कुछ ऐसा ही आएगा। और जब हम p की बात करते हैं, s में बात कर रहे हैं, हमने कहा ये 53 पिकोमीटर पर सपोज आया ना, 53 पिकोमीटर पर जो कि आ रहा था, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ 53 पिकोमीटर, इधर चले जाओ कि इधर चले जाओ कि इधर चले जाओ कि इधर चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता है, सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्योंकि जब हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं, मान लो ये दूरी कुछ होगी, चलो सपोज हमने कैलकुलेट किया और ये दूरी जो है, सपोज जस्ट मान लिया, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख पा रहे हैं, सपोज ये जो है 175 पिकोमीटर है। तो इसका कहने का मतलब है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से 175 पिकोमीटर पर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन किस दिशा में, p में तो डायरेक्शन भी होता है ना, s में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p जो है स्फेरिकल नहीं होता है। तो सपोज हम ये pz की बात कर रहे हैं, तो इसमें z एक्सिस जिधर होता होगा, क्या तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऊपर से नीचे z एक्सिस है, ठीक, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऊपर से नीचे z एक्सिस है। तो केवल z एक्सिस पर इधर की तरफ जब तुम जाओगे तो इस दूरी पर ये कह दो, मान लो ये दूरी जो है 175 पिकोमीटर यहीं पर आकर के पड़ता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इस x एक्सिस पर, y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो s में जो है कोई डायरेक्शन नहीं है, प्रत्येक किसी भी रेडियस के अलाउंग किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, हर जगह तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, रेडियस के अलाउंग तुम किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो, इधर जाओगे इधर जाओगे, मतलब z एक्सिस, मतलब जिस ऑर्बिटल के लिए तुमने प्लॉट किया है, pz के लिए प्लॉट किया है तो z एक्सिस पर जाओगे, py के लिए प्लॉट किया है तो y एक्सिस पर जाओगे, px के लिए प्लॉट किया है तो x एक्सिस पर जाओगे, एंड सो ऑन। तो इसमें सभी डायरेक्शंस में तुम्हें जो है एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलती। इसी से एक और टर्म निकलता है, नोडल प्लेन्स। नोडल प्लेन्स क्या होते हैं? सच प्लेन्स which pass through orbitals, ऑर्बिटल से होकर के आर पार निकल जाएगा, एंड हैव जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जैसे अगर हम लोग एस ऑर्बिटल ले लें, एस ऑर्बिटल तो ऐसा है ना, इसमें ऐसा कोई प्लेन नहीं पास कर सकते हो जो इलेक्ट्रॉन को टच न करे। p ऑर्बिटल ले ले तो यहां से जो है प्लेन पास किया जा सकता है। तुम इसको ऐसे मानो कि ये एक प्लेन हुआ, प्लेन के ऊपर p ऑर्बिटल का एक लोब और प्लेन के नीचे से जो है p ऑर्बिटल का दूसरा लोब। तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। तो अगर ये pz है तो ये xy प्लेन होगा, ठीक है। अगर ये pz ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली ये जो प्लेन होगा ये xy प्लेन होगा। इसी तरह से जब तुम d ऑर्बिटल की बात करोगे तो d ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डम्बेल होता है। तो एक प्लेन ऐसे यहां से पास होगा, एक प्लेन यहां से ऐसे पास होगा। तो इसमें दो नोडल प्लेन्स हैं, सॉरी दो, क्या नाम दिया था हमने इसको? यस, नोडल प्लेन्स। दो नोडल प्लेन्स हैं, टू नोडल प्लेन्स। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं है, यहां जीरो नोडल प्लेन। p ऑर्बिटल चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, सब में ये चीज मिलेगा। और देयर विल बी वन नोडल प्लेन। फॉर्मूला लिखना चाहे तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इज इक्वल टू
एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता है ना, sp df gh वगैरह वगैरह एंड 0 1 2 3 4 5, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, और वही चीज यहां भी देख रहे हो 0 1 2। तो जो भी किसी ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है वही जो है नोडल प्लेन का भी वैल्यू होता है। नोडल प्लेन को हम लोग एंगुलर प्लेन भी कहते हैं, एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स भी कहते हैं। एंगुलर नोड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पर एंगुलर वेव फंक्शन जीरो हो जाता है, इस प्लेन पर एंगुलर वेव फंक्शन जीरो होता है, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। एंगुलर वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन एक जगह हम लोगों ने पढ़ा है। एंगुलर वेव फंक्शन क्या बताता है? किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो एंगुलर नोड मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो रहेगी। तो इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही ऊपर नीचे, इसी पे जीरो है ना, तो इसको हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं, नोडल सरफेस भी बोलते हैं, नोडल सरफेस भी बोलते हैं, या फिर एंगुलर नोड्स बोलते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे एंटीसेंट वर्ड्स जो है, हालांकि इन चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। समझदार लोगों को खुद जो है फालतू चीजें एग्जाम में नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अब समझदार बचे हैं कितने, सारे के सारे जो है एग्जाम लेने वाले तो पागल हो गए। मतलब इसे बच्चों को बच्चा नहीं समझते, एकदम पागल कुत्तों की तरह दौड़ाए रहते कि कहाँ से क्वेश्चन खोज कर निकाले। अरे इतनी केमिस्ट्री है, इतना कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज रखा हुआ है केमिस्ट्री में। अच्छी अच्छी चीजें पूछो, सही सही चीजें पूछो, बच्चे को आता है तो उसको नंबर दो। तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन खोज कर निकालेंगे कि कोई न लगा पाए। जैसे क्वेश्चन खोजने में सारा रिसर्च जो है हिंदुस्तान में चलता है, एकदम उस टाइप का एग्जाम यहाँ लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन खोज के निकालो कि कोई लगा ना पाए। ये भी कोई एग्जाम हुआ? एक सिलेबस है, अपना सिलेबस पढ़ाओ, उसमें से जनरल क्वेश्चंस पूछो, अगर बच्चे को आता है तो पास करो, आगे जाने दो उसे। क्यों परेशान करना कि ऐसा क्वेश्चन खोजो। अब तुम्हारे ऐसा क्वेश्चन खोजने के चक्कर में जो है अब हम लोगों को भी खोज खोज करके पता नहीं क्या क्या फालतू फालतू चीजें पढ़ानी पड़ती है, न चाहते हुए भी जो है पढ़ाना पड़ता है। डोंट वरी, एक दिन आएगा अपना भी। तो नोडल प्लेन्स और एंगुलर नोड्स, तो बस इस क्लास में हमको लगता है हमने जो कहना था हमने सारी बातें कह दी। और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ऑफिशियली जो है ये मेरा अंतिम क्लास हुआ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी बातें हमने बताई, बहुत सारी चीजें कहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में कहीं। इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में कहीं क्योंकि मेरे को ये एक्सपीरियंस होता है कि जैसे दो टॉपिक्स एक साथ जोड़ करके बड़ा लेक्चर बना भी दो। पहला वाला कॉन्सेप्ट बच्चे ने समझा, दूसरे वाले में जाकर उलझ गया, उसके चक्कर में जो पहला आया था वो भी डूब गया। तो इसीलिए एकदम अलग ही कर दिया कि दो चीजों को मिलाना ही नहीं है। जब तक कि बिल्कुल नेसेसरी न हो जाए, दो चीजों को मिलाना ही नहीं है। यथासंभव जो है जितनी चीजें सबको अलग अलग पढ़ाओ। जो 10 मिनट में खत्म होता है 10 मिनट में खत्म होने दो, जो आधे घंटे में खत्म होता है उसको आधे घंटे में खत्म होने दो। लेकिन बच्चा जब पढ़ेगा तो उसको सीख लेगा, और सीख लेगा तो लाइफ लॉन्ग काम करेगा। एक्चुअली एग्जैक्टली मेरी पढ़ाई तो हमेशा ऐसी रही है, थोड़ा पढ़ा उसे सीख लिया और कभी जाने नहीं दिया। ऐसे नहीं कि पढ़ा बहुत कुछ और सब फिर वापस चला गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं एकदम खुद जबरदस्त पढ़ेंगे, एक दिन जोश आएगा तो उसके बाद अगले दिन सब साफ। तो हमने जब भी पढ़ाई की थोड़ी ही की, बहुत ज्यादा पढ़ाई कभी अपनी लाइफ में हमने की नहीं। लेकिन जो एक बार पढ़ा उसके साथ एक चीज हमेशा रहा है कि जो एक बार आया उसको कभी जाने नहीं दिया, वो गया ही नहीं। मतलब कुछ ऐसे पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ा, एक ही पेज पढ़ा, एक ही कुछ छोटा कॉन्सेप्ट सीखा, लेकिन सीखा तो फिर वो गया नहीं कभी। मतलब गया भी तो बस इस वे में गया कि थोड़ी मेमोरी से आउट हो गया, जब भी मर्जी। ऐसा नहीं कि समझ में अब दोबारा आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े थे, आता पता सब लापता। तो दोबारा बस यही है कि कुछ चीजें याद रखने वाली होती है तो वो भूलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि समझ लिया तो अगली बार फिर से समझने में उतना ही मेहनत, समझ लिया तो बस हो गया। जो चीजें समझ पर डिपेंड करती है वो कभी नहीं जाएंगी, और जो चीजें मेमोरी पर डिपेंड करती है, मेमोरी धीरे 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 अगर इस्तेमाल न करो चीजों को तो वो भूलती चली जाती है। बहुत बार तुमने पढ़ाने के दौरान देखा होगा कि चीजें मेरे को भी नहीं याद रहती है, तो हम भी कहीं से खोज खाज करके उसी समय मोबाइल से, इंटरनेट से निकाल करके तुम लोगों को बता देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम कोई भी दावा नहीं कर सकता कि हाँ हमें हमेशा याद रहेगा। जब तक यूज करोगे तब तक याद रहेगा, नहीं यूज करोगे तो भूल जाएगा। तो बस एटॉमिक स्ट्रक्चर पर मेरी तरफ से इतना ही। फिर अब हम लोग या तो एक्सरसाइज में एटॉमिक स्ट्रक्चर के थोड़ी मुलाकात करेंगे, या फिर अगर एक्सरसाइज में कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि अगर कुछ दिखाई पड़ेगा एक्सरसाइज में बताने लायक तभी ना। अब जो चीजें रेगुलर क्लासरूम में बता दी उन्हीं को दोबारा एक्सरसाइज में बताने का क्या मतलब है। तो अगर एक्सरसाइज में कुछ बताने लायक दिखा तो एक्सरसाइज में हम लोग फिर से दिखाई पड़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम पर। अदरवाइज अब अगले चैप्टर में हम लोगों की मुलाकात होगी। आई होप यू एंजॉयड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।